करीब 6 साल पुरानी ये बात है। आंचल नाम की 16 साल की एक लड़की अपनी जीजा के घर जाती है। जीजा का घर दिल्ली के शालीमार गार्डन स्थित एक एकता विहार कॉलोनी है। वहां पर उसके जीजा जी रहते हैं। एक दिन की बात है, दोपहर के आसपास का समय हो रहा था। जो आंचल होती है वो कपड़े उतारने के लिए रेलिंग की तरफ जाती है। रेलिंग, क्योंकि जब रेलिंग पे जाना है तो उसको पहले स्टूल पे रखना है, फिर उसके बाद रेलिंग पे पैर रखना है, और रेलिंग के बाहर जब उसका एक तार बंधा हुआ है, उन तारों से वो बारी बारी से कपड़े उतार रही थी। जैसे कपड़े उतार रही थी उसका ध्यान एकदम से अलग हो जाता है, या दिमाग कहीं दूसरे के चला जाता है, और उसका पैर उस रेलिंग से फिसल जाता है। जैसे ही उसका पैर फिसलता है उसकी जोर से चीख निकल जाती है, और जो चीख निकलती है वो एकदम जाकर ज़मीन पर गिर जाती है। उस वक्त वो तीसरी मंजिल पर जो फ्लैट बने हुए थे उन फ्लैट में ही अपने जो घर के कपड़े थे उन्हें उतार रही थी। जैसे उसकी चीखें सुनी जाती हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ तक वो चीखों की आवाज़ जा रही थी वहाँ वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद जब देखते हैं तो आंचल इस दुनिया में रही नहीं थी, यानी कि वो मर चुकी थी। जैसे ही उसकी जीजा जी को, जैसे ही उसकी दीदी को ये बात पता चलती है, उसकी भांजियों को ये बात पता चलती है, तो सभी लोग मौके पर आते हैं। और मौके पर आने के बाद फिर ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि या क्या उसे धक्का दिया गया था, क्या वो खुद गिरी थी, या क्या वजह थी। ये एक रहस्य बन के रह जाता है, और रहस्य बनने के बाद करीब करीब इस घटना को 6 साल बीत जाते हैं। इसी आंचल की सगी 3 भांजियां एक साथ लगभग 9वीं मंजिल से 80 फुट की ऊंचाई से गिर जाती हैं। और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां तक लोग इस खबर के बारे में जान रहे थे, हर कोई चर्चा करना शुरू कर देता है। क्या ये वैसे ही रहस्य बन के रह जाएगा जैसे उनकी मौसी के साथ हुआ था, या फिर कभी सच बाहर भी आएगा? आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक थाना लगता है टीला मोड़, और टीला मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक सोसाइटी जिसका नाम भारत सिटी सोसाइटी है। ये 3 फरवरी 2026 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 75 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र शर्मा होता है, उनका पोता जोर जोर से रो रहा था। जब उस पोते की रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी तो उसकी मम्मी, उसके पापा और जो परिवार के बाकी सदस्य थे वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि बाकी सदस्यों को तो अपने काम पे जाना होता है। लेकिन राजेंद्र शर्मा अपने बेटे से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत, कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं इसे बाहर लेके जाता हूँ। यानी कि वो सोसाइटी में रह रहे थे तो वहाँ बोले ताज़ी हवा नहीं मिलती है, और मैं भी थोड़ा टहल के आ जाऊँगा, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। राजेंद्र शर्मा अपने पोते के साथ जैसे वो अभी फील्ड में पहुंचे थे तो उनकी नज़र पड़ जाती है एक अरुण कुमार सिंह नाम के लड़के पर। अरुण कुमार सिंह था। रात के ही समय में वो ऐसे ही ऊंचाई पर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी देखने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा उतावला सा, अजीब सा हो रहा था। राजेंद्र शर्मा की उस व्यक्ति पर नज़र पड़ जाती है, और जब उस व्यक्ति का जो नज़र थी वो 9वीं मंजिल पर थी, और 9वीं मंजिल पर जब उसने देखा तो एक लड़की है जो गिरने की कोशिश कर रही है, और 2 लड़कियां ऐसी हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो कुछ किसी को फ़ोन करता, इससे पहले कि वो शोर मचाता या कुछ भी करने की कोशिश करता, एक के बाद एक तीनों की छलांग लगा देती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। जैसे वो ज़मीन पर गिरती हैं उनकी जो आवाज़ आती है, आवाज़ ठीक ऐसे आ रही थी जैसे किसी ने बंदूक से गोली चला दी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत तेज़ी के साथ एक धमाका सा होता है। जो बुजुर्ग आदमी था, उस बुजुर्ग आदमी के भी कानों में यह आवाज़ पहुंचती है। अभी तक नज़र उसकी अरुण कुमार सिंह पर थी, लेकिन तभी नज़र पड़ जाती है उस जगह से पर जहां पर यह आवाज़ आई थी। वो भी अपने पोतों के लेकर मौके पर पहुंचते हैं, और अरुण कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद कॉलोनी में जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में लगभग 1000 मकान हैं। जिसके कानों तक की आवाज़ पहुंचती है, जो इस बीच में जगा हुआ था वो, और जो जगह भी नहीं था वो भी जागने लगता है। सभी लोग अपनी अपनी बालकनी से झांकने देखने की कोशिश कर रहे थे। तुरंत ही मौके पर दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। आकर देखते हैं 3 लड़कियां हैं, और 3 लड़कियां, उनके शरीर से ब्लड बह रहा था। देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब वो इस दुनिया में है नहीं। अगर होंगी भी तो उनका शायद ही दिमाग चल रहा होगा। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो काम कर रहा हो। अब देखते ही देखते लोगों ने नीचे आना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। कोई अंदाज़ा लगाने लगता है, लेकिन अरुण कुमार सिंह ने जैसे बताया कि 9वीं मंजिल से कूदी हैं, लगभग 80 फुट की ऊंचाई से कूदी हैं। ये आवाज़ भी, ये बातें भी धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे तीसरे 9वीं मंजिल के उसी जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह से ये असल में गिरी थी। B1 907 फ्लैट नंबर था। वहाँ पर जो चेतन गुजर हैं, उनके कानों तक जब आवाज़ पहुँचती है तो उनके 3 BHK का फ्लैट है। एक फ्लैट के अंदर वो खुद रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं। जो दूसरा फ्लैट है, दूसरा जो रूम है फ्लैट का, उस दूसरे रूम के अंदर उनकी 3 बेटियां हैं जो वहाँ आराम से रहती हैं। और जो तीसरा नंबर का कमरा है वो अक्सर खाली रहता है। उसमें बस राधा स्वामी की जो तस्वीरें लगी हुई हैं वही थी।
उसने आप देखा ना ताप देखा, सबसे पहले जाता है वो अपनी बेटियों के कमरे में। वो कमरा तो खुला हुआ था, लेकिन जो जिस कमरे में कोई रहता ही नहीं था, दरअसल जब वो उस कमरे में जाता है तो वो अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज़ लगाने की कोशिश की, कभी वो अपनी बेटियों को बारी बारी से निशिका, कभी प्राची, कभी पाखी, इस तरह से आवाज़ लगा रहा था, लेकिन अंदर से जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तब चेतन गुर्जर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है। उसने उस दरवाजे पर बहुत तेज़ी के साथ जो लात मारता है, तो एक दो लात लगने के बाद ही वह दरवाज़ा टूट जाता है। और जैसे दरवाज़ा टूटता है उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलने के बाद फिर वो जब बालकनी से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था, तो नीचे जो पड़ी हुई थी तीनों के तीनों उसी की बेटियां होती हैं। एक बेटी की उम्र 16 साल जिसका नाम निशिका होता है, दूसरी बेटी का नाम प्राची जिसकी उम्र 14 साल होती है, तीसरी बेटी पाखी जिसकी उम्र 12 साल होती है। तीनों बेटियों को देखने के बाद तुरंत ही वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और पत्नी यानी कि सुजाता से कहता है कि सुजाता, जितनी जल्दी हो सके चलो नीचे चलते हैं। सुजाता भी अब जान चुकी थी, सुजाता भी समझ चुकी थी। और जैसे लिफ्ट के अंदर वो प्रवेश करते हैं, लिफ्ट के अंदर जैसे ही वो जाते हैं तो सुजाता को इतना गुस्सा आ रहा था। 9 मंजिल से नीचे उतरने में जितना भी वक्त लगता है उसने उतनी देर तक अपने पति चेतन गुर्जर को लगातार गालियां देती रही, क्योंकि उसी लिफ्ट के अंदर एक और महिला थी। वो महिला भी इन दोनों को जिस तरह का व्यवहार था वो खुद अपनी आंखों से देख रही थी। चेतन गुर्जर बिल्कुल शांत था, उसकी पत्नी सुजाता लगातार गालियां दे रही थी। जैसे ही पति और पत्नी नीचे पहुंचते हैं, अपनी बेटियों के पास पहुंचते हैं, बेटियां मर चुकी थी और उनके शरीर से बड़ी मात्रा में ब्लड बह रहा था। और इसी बीच में जो पत्नी होती है वो जाकर कभी अपनी बेटी के शरीर पर कुछ जो कपड़े थे, कभी दुपट्टा रख रही है तो कभी जैकेट रख रही है, इस तरह से उन्हें ढकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जितनी देर उसने ये सब काम किया उतनी देर उसने बार बार अपने पति को गालियां दे रही थी। गाली देने का कारण किसी को अभी तक समझ में आया ही नहीं, आखिरकार वजह क्या थी। इसी बीच में किसी ने डायल 112 पर पुलिस को फ़ोन कर दिया, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस को आने में यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि टीला मोड़ थाना भी मौके पे पहुंच जाती है। और जैसे ही मौके पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जो निशिका है, प्राची है, पाखी है, वो तीनों ही मर चुकी थी। और तीनों की इन लाशों को, इन शरीर को कब्जे में लेते हैं, सीधा लोनी के सरकारी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर भी उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और देखते देखते सुबह हो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है तो ये खबर न केवल अब उस सोसाइटी में थी बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में फैल जाती है। पूरा देश ही नहीं बल्कि अलग अलग मुल्कों तक ये खबर फैल जाती है। 3 सगी बहनों की मरने की जो खबर थी वाकई लोगों को झकझोरने वाली थी, लोगों को परेशान करने वाली थी। और हर कोई बस एक ही सवाल जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि तीनों बहनें एक साथ मारी गई। दरअसल जो चेतन गुर्जर है वो मूल रूप से खजूरी का निवासी होता है। इसके अपने 4 भाई होते हैं। एक भाई दिल्ली में रहता है, 3 भाई ये शालीमार गार्डन में एकता विहार कॉलोनी लगती है वहाँ पर रह रहा था। और अब इस घटना से लगभग 18 साल पहले इसकी शादी हुई थी। एक जगह लगती है सीलमपुर की रहने वाली सुजाता से। सुजाता के परिवार की अगर बात करें तो उसके पिता ऑटो वगैरह चलाते थे। उनको 11 बेटियां होती हैं और उनके पास 3 बेटे होते हैं। और जो सुजाता से शादी होती है, सुजाता से शादी होने के बाद उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। और शायद संभवतः ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे, होंगे तो उनमें शायद कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए उसने सुजाता की ही सगी छोटी बहन से, जिसका नाम हीना होता है, उससे शादी का प्रपोजल रखता है। परिवार के लोग उसके मान जाते हैं, खासकर जो सुजाता के पिता होते हैं जिनका नाम दिलीप कुमार होता है, वो इस शादी को लेकर कोई ऐतराज़ नहीं करते। वो तैयार हो जाते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चे नहीं होंगे या बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है तो तुम दूसरी बेटी से शादी कर सकते हो। और बेटी भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। बेटी इधर शादी के लिए तैयार हो जाती है। उसका जो 3 भाइयों में से सबसे बड़ा वाला जो भाई होता है जिसका नाम दीपू होता है, दीपू अचानक ही एक दिन घर से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन वो लौटकर आज तक भी वापस नहीं आता। इस परिवार की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सीलमपुर में जहाँ इनका घर बना हुआ है 10 बाई 10 का एक छोटा सा घर है, उसी में ही पूरा परिवार, पूरी फैमिली रहती थी। बीच बीच में इन बहनों का सुजाता के पास आना, सुजाता के पास का अपनी बहनों के पास जाना, परिवार के पास जाना। और धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे एक एक करके बहनों की शादियां भी हो रही थी। और जब शादी वादी ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसकी जो ज़िंदगी है चेतन गुर्जर की, वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। हालांकि शुरुआत में जो उसके पिता हैं वो खुद ऑटो चलाया करते थे, परिवार की बहुत अच्छी ज़्यादा स्थिति थी नहीं। लेकिन अचानक ही उसके पास पैसे आने लगते हैं। उसने जो सेल परचेज का काम करना शुरू किया, गाड़ियाँ खरीदता था, गाड़ियाँ बेचता था। ऐसे ही उसने प्रॉपर्टी में भी अपनी हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, कुछ ऐसे ही साथियों के साथ जुड़ जाता है और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी भी खरीद लेता है। और परिवार की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ
जिंदगी में ठीक चल रहा था और एक दिन कुछ ऐसा आता है, इसकी एक साली होती है, इसका नाम आंचल होता है। आंचल अपने जीजा जी के यहाँ पर घर पर आई हुई थी, शालीमार गार्डन एकता विहार में। और एक दिन वो रेलिंग से कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेलिंग से थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक तार बंधा हुआ था, तार पे कपड़े थे। वैसे भी सोसाइटियों में फ्लैट के अंदर हर जगह सूरज नहीं पहुंच पाता है और इसलिए थोड़ा दूर से वो कपड़े सुखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आंचल ने उन कपड़ों को उतारने की कोशिश की, पहले वो स्टूल पर चढ़ती है, स्टूल से फिर रेलिंग पे चढ़ती है और अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है। और जैसे ही उसका पैर फिसलता है तो आंचल गिरकर उसकी मौत हो जाती है। आंचल की मौत होना था और उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने अपने शालीमार गार्डन एकता विहार दिल्ली से फिर सीधा रुख करता है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है भारत सिटी सोसाइटी में। वहां पर एक किराए पर फ्लैट लेता है जिसका नंबर होता है B1907। यहाँ पर जब आता है तो जिस काम में वो हाथ डालता था उसका काम लगातार बिगड़ता चला जाता है, काम खराब होता चला जाता है। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब उसके पास अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, एक दौर ऐसा भी था जब वो सेल परचेज किया करता था, एक दौर ऐसा भी था जब वो गाड़ियाँ खरीदता था, गाड़ियाँ बेचता था या मकानों को ठीक कराया करता था और उनसे पैसे कमाया करता था। लेकिन लगातार उसका काम बेकार होता चला जाता है। जब यहाँ आता है तो उस वक्त इसकी जो पहली पत्नी होती है जिसका नाम सुजाता होता है, सुजाता को सिर्फ एक ही बेटी पैदा होती है जिसका नाम निशिका रखा जाता है। लेकिन जब वो अपनी साली से शादी करता है तो साली यानी कि हीना से उसको पहले एक बेटी होती है, फिर उसके बाद एक बेटी और हो जाती है और 2 बेटियों के बाद फिर एक बेटा पैदा होता है और बेटे के बाद फिर एक बेटी पैदा होती है। यानी कि साली से उसको 4 बच्चे पैदा होते हैं। और यहाँ इस परिवार में वो ठीक ठाक रह रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति लगातार खराब होने की वजह से परिवार में कुछ ज़्यादा मिलना जुलना हो नहीं पाता था। एक दौर ऐसा था जब अपने ससुराल में अक्सर जाया करता था, तीज त्योहार पे, चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व हो या फिर कोई अन्य पर्व हो, वो हमेशा जाया करता था, अपने परिवार से मिलने जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है, तब ना केवल वो अपने घर जाता था, ना ही वो अपनी ससुराल जाता था। हालांकि उसकी पत्नी का आना जाना चलता रहता था और ये बात परिवार बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है। हालांकि जो उसकी सालियाँ थीं वो आने जाना उनका लगातार रहता था और उसने उसकी टोटल मिला के पत्नी सहित 11 बहनें होती हैं। 11 बहनों में सिर्फ 2 ही बहन ऐसी होती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जिसमें एक टीना होती है और एक का नाम तानिया होता है। तानिया और टीना अभी दोनों ही कुंवारी हैं और ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक चलने की कोशिश कर रहा था। और इस आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से ही जब भी ये किसी व्यक्ति के सामने आता था तो हमेशा इसके चेहरे पर मास्क लगा होता था ताकि लोग उसे देखें ना, उसे पहचाने ना, क्योंकि उसने एक बहुत ही शानदार जो जीवन जिया था उसके बाद ही अचानक से उसकी ज़िंदगी पटरी से उतर जाती है और पटरी से उतरने के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ये 3 BHK का फ्लैट है इसका और 3 BHK के फ्लैट में एक कमरे के अंदर वो खुद रहता है, उसकी पत्नियां दोनों रहती हैं, सुजाता और दूसरी हीना। साथ ही जो साली उसके साथ कभी कभी आती जाती है वो भी साथ में रहती है और एक इसमें बेटा रहता है जो 7 साल का है और सबसे छोटी वाली बेटी जो 3 साल की बेटी है वो भी एक ही कमरे में रहते हैं। अब जो फ्लैट का दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे में तीनों बहनें रहती हैं, जिसमें उसकी निशिका बेटी है जिसकी उम्र 16 साल है, दूसरे नंबर की प्राची है जिसकी उम्र 14 साल है और तीसरे नंबर की जो उसकी बेटी है पाकी जिसकी उम्र 12 साल है। तीनों बेटियां बिल्कुल साथ साथ रहती हैं। सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों एक साथ सोती हैं, तीनों एक साथ खाना खाती हैं, तीनों एक साथ नहाने के लिए जाते हैं और जब किसी को टॉयलेट वगैरह भी आता था तो फिर टॉयलेट में भी तीनों एक साथ ही जाती थी। यानी कि सब कुछ काम वो सारे के सारे एक साथ करती थी और न जाने कब उनको मोबाइल पर गेम खेलने की आदत पड़ जाती है, इस बात का पता ही नहीं चलता है। और इतना गेम खेलती हैं कि पूरा दिन में कई कई घंटे इस तरह से बीत जाता है। हालांकि जो प्राची होती है वो बीच की होती है, यानी कि उसकी उम्र 14 साल है, वो 2 साल छोटी है तो 2 साल बड़ी भी है। लेकिन इस जो गेम के वो एक तरह से कह सकते हैं बॉस की तरह काम किया करती थी। जो वो ऑर्डर देती थी वही ऑर्डर दूसरे बड़ी बहन को और छोटी बहन को उसको मानना पड़ता था। और ये कोरिया के जो गेम होते हैं, कोरियन गेम, उसी गेम में अक्सर लिप्त रहती थी, संलिप्त रहती थी। और इसी बीच में इतना गेम के प्रति आकर्षित थी तो ऐसा बताया जाता है कि वो किसी और से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना उनको बिल्कुल भाता नहीं था, पसंद नहीं आता था। और ये भी बताया जाता है कि वो अपने ही घर में अपनी माँ, अपने और जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी मिलना जुलना वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको कोरियन जैसा दिखना, कोरियन जैसी बातें करना, कोरियन की बिल्कुल हूबहू वही नकल करना, और एक तरह से वो टास्क पूरा कर रहे थे। और ये अंतिम टास्क था, अंतिम छोर था। और उस अंतिम टास्क में ये बताया जाता है कि उन्हें एक जगह से छलांग लगानी थी। और जब छलांग लगाने का नंबर आता है तो वो तारीख आ जाती है 3 फरवरी 2026 की रात लगभग 2 बजे के आसपास। और जैसी छलांग लगती है उसके बाद फिर तीनों की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि शरीर का कोई ऐसा
हिस्सा नहीं है तीनों बहनों का जो चकनाचूर ना हुआ हो, जो टूटा ना हो। हालांकि जो प्राची होती है उसके सर में तो चोट नहीं आई थी, लेकिन बाकी शरीर के हर एक हिस्से में तीनों बहनों के सर से लेकर पैर तक हर एक हिस्सा टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। चाहे वो पसलियां हो, हृदय हो, लीवर हो, गुर्दा हो, अंदरूनी अंग हो, एक एक अंग उनके फट जाते हैं। 5 फरवरी 2026 को दिल्ली के बोध घाट में उनका एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि एक डायरी मिलती है और उस डायरी के अंदर 18 पन्ने में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, और एक पन्ने में लिखा हुआ था ट्रू लाइफ स्टोरी, यानी कि एक सच्ची घटना है। और उस डायरी में जो भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि यह सब कुछ सच है। आगे वो लिखती है आई एम रियली सॉरी पापा, और एक इमोजी बनाती है और इस इमोजी से आंसू से निकलते दिखाए जाते हैं। और साथ ही आगे लिखा है सॉरी पापा। हालांकि मम्मी का कहीं हवाला नहीं दिया हुआ था। ऐसे ही एक और पन्ने पे लिखा हुआ था कि मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूँ, आपको एहसास होगा हम गेम से कितना प्यार करते हैं जिसे आप हमसे छुड़ाना चाहते थे। ऐसे ही एक और पन्ने पे लिखा था वी आर लव कोरियन। उन्होंने यहां तक भी लिखा था कि कोरियन से प्यार करते हैं और इंडियन से शादी करें, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता। यानी कि उनके दिमाग में, हालांकि वो बच्चियां थीं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा था कि अगर बड़े होंगे, कभी शादी होगी, तो शादी होने के बाद वो इंडियन से शादी नहीं करेंगे बल्कि कोरियन से शादी करेंगे। एक तरफ परिवार के लोग थे जो लगातार उनका गेम छुड़ाने की बातचीत किया करते थे, और दूसरी तरफ उनको इस कोरियन गेम से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, इसका बिल्कुल भी इन्हें एहसास नहीं होता। हालांकि परिवार के लोगों ने रोकने की कोशिश की। काश परिवार के लोग उन्हें अपने साथ, बाकी लोग भी सोते थे और ये बच्चियां भी अगर साथ सोती तो शायद इस तरह की घटना होती ही नहीं। और एक जगह लिखा हुआ था टीना को मम्मी लिख दिया था। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है ये तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन टीना उसकी मौसी होती है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। और बस इतना लिखना था। इस बात को लेकर भी चर्चाएं बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं, और चर्चा ये भी हो जाती है क्यों चेतन गुज्जर, उसने पहले सुजाता से शादी की, उसने फिर उसकी छोटी बहन से शादी की, और जो टीना है उन लड़कियों ने टीना को भी मम्मी कहकर जब संबोधित किया तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि टीना से भी इन्होंने शादी कर ली है। यही नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी में लगभग 1000 फ्लैट बताए जाते हैं, और 1000 फ्लैट के अंदर बड़ी संख्या में लोग रह सकते हैं। कह सकते हैं कि पूरा एक गांव की तरह एक आबादी हो सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसकी जुबान पर एक बात ना आई हो, क्योंकि एक मुस्लिम महिला का भी इस यहाँ पर आना जाना रहता था। हालांकि वो मुस्लिम महिला ना तो सामने आई, ना ही उसके बारे में कोई ठोस जानकारी मिलती है, लेकिन एक मुस्लिम महिला के बारे में भी ऐसी जानकारी मिलती है। इस तरह से चेतन गुज्जर, जो कि आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पास पत्नियों की कमी नहीं थी। उसके पास बताया जाता कि गर्लफ्रेंड की भी कमी नहीं थी। शायद ये जो उसके जब अच्छे दिन चल रहे होंगे उस दौर की ये गर्लफ्रेंड रही होगी या पत्नी रही होगी। ये तो खैर पुलिस की जांच का हिस्सा है, लेकिन डायरी के सामने आने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो तमाम तरह के कयास लगाए थे, उन कयासों पे तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन अचानक से उस आंचल का सामने आना, यानी कि 6 साल पहले जैसे आंचल की साथ हादसा होता है और वो कपड़े उतार रही थी और कपड़े उतारते उतारते नीचे गिर जाती है, और परिवार ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आंचल को किसी ने धक्का दिया था या आंचल खुद गिरी थी या कुछ उसके साथ वारदात हुई थी। जो भी कुछ था उसको कभी जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। और जैसे ही आंचल का नाम सामने आता है तो एक बार फिर से एक सवालिया निशान लग जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इस तरह की बात रही थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। सोसाइटी वाले शायद ही इस घटना को कभी भूल पाएंगे। आसपास के लोगों तक ये बात भले ही ना रहे, लेकिन सोसाइटी की पहचान अब तीनों बहनों के नाम से जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। हर कोई जब जब देखो तब उसके बारे में चर्चाएं करना शुरू कर देगा। बहुत सारी मीडिया में तमाम तरह की बातें आती रहीं, लेकिन जो चेतन गुज्जर होता है, उसकी पत्नी सुजाता होती है, या परिवार के बाकी अन्य सदस्य होते हैं, वो कैमरों के सामने नहीं आते। उन्होंने अपने आप को एक तरह से कैद कर लिया था। हालांकि पुलिस उनसे लगातार संपर्क में थी और पुलिस भी इस बात को मान चुकी है कि ये अपने जीवन लीला समाप्त करने वाली स्थिति जैसी बात है, लेकिन पुलिस अभी भी सीडीआर या फिर घर में कौन कौन आते थे, फोरेंसिक रिपोर्ट या मोबाइल में वो कौन से गेम खेलते थे, कौन से नहीं खेलते थे, हर एक पहलू की, हर एक बात की बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल में ये परिवार के बारे में पुलिस जुटी हुई है, और लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। भले ही चाहे इन तीनों बहनों के मामले में कुछ भी रहा हो, लेकिन मोबाइल की जो लत है वो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान तो कर ही रही है। ऐसी कई घटनाएं हमने सुनाई हैं जब बच्चों को मोबाइल से रोका जाता है तो या तो किसी ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया है, या फिर परिवार के किसी अन्य का कत्ल कर दिया है, या फिर पापा के रखे हुए बहुत सारे जो बैंक में पैसे होते हैं वो ऑनलाइन गेम खेलने की वजह से उन पैसों को पूरी तरह से
बर्बाद कर दिया है। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर देखते रहें। वो मोबाइल भी अगर यूज़ करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में जाकर जरूर चेक करना चाहिए कि बच्चे आखिरकार मोबाइल में क्या चीज़ देखते हैं, क्या उन्हें गेम खेलने की कहीं लत तो नहीं लग गई है, कहीं ऐसा तो नहीं जैसी कहानी गाजियाबाद के टीला मोड़ भारत सिटी की है, कहीं ऐसी कोई कहानी नई फिर से सामने ना आ जाए। इसलिए बच्चों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जाते जाते निधि कसोधन हैं, साथ ही सुमेध कुमार हैं और अंबेडकर नगर से आदित्य दुबे हैं, सूर्या प्रकाश सिंह, यश भास्कर। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अविनाश यादव हैं, उनकी पत्नी मोहिनी यादव जो कि औरैया के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोनिका भाटी, इरशाद कुरैशी, लाल सिंह कुशवाहा, शुभम जांगड़ा, आसिफ मलिक, फरहान अंसारी, दरोगा रमेश पासवान छपरा से, योगिंदर सिंह भारद्वाज, विवेक कुमार यादव बलिया से, मोहम्मद अजमत बिहार से, नबी आलम फर्रुखाबाद से, सैफुल सैयद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार मुरैना से, प्रमोद कुमार, रंजीत सिंह, स्वाति तिवारी, मनवीर सिंह, प्रशांत चौहान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।